हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक नए पेपर के साथ हैं। आज हम पेपर शुरू करेंगे नवंबर 2017 का पेपर है ये। आज हम एंशिएंट पार्ट करेंगे इसका। एंशिएंट पार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा का जो स्थल है वो बलूचिस्तान में है। आप बलूचिस्तान को आप जानते हैं। बलूचिस्तान में हम सबसे पहले नौपाषाण की अगर बात करें तो नौपाषाण काल में क्या हुआ था यहाँ से। ये पश्चिमी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से नौपाषाण काल में क्या मिला, मेरगढ़। मेरगढ़ है यहाँ पर, है ना। यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य है ना। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। और आपको पता है कि मेरगढ़ से क्या होता है, मेरगढ़ से नौपाषाण काल और इंडस वैली तक के एविडेंस मिलते हैं ना। ठीक है। और इंडस वैली के लोगों ने कपास की खेती मेरगढ़ के लोगों से ही सीखी थी। यानी बलूचिस्तान में हड़प्पा का जो सबसे पहले संबंध हम मान सकते हैं तो बलूचिस्तान से मान सकते हैं। तो बलूचिस्तान में उसके जो केंद्र थे उसमें डाबरकोट, सुतकोहा, सुतकागेंडोर, ये हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है। है ना। हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी स्थल है ये दस्क नदी के ऊपर है। और इसके अलावा इन इन केंद्रों के अलावा वहां से हमें बालकोट, रानागुंडई, कुली, है ना, कवेटा घाटी और दम्ब सादात आदि केंद्र हड़प्पा से संबंधित मिले हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है। तो कौन से हो गए, ये सी हमारा उत्तर हुआ। तो इसके बाद सुर्तगोई बच गया। सुर्तगोई और मुंडीगात, ये दो केंद्र कहाँ के हैं, अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान के हैं। और सुर्तगोई से नहर के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं ना, नहर के साक्ष्य। साथ में एक बंदरगाह भी था। तो हमारा उत्तर ये हुआ। सेकंड हमारा क्वेश्चन ये होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर देखिए ये कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, इसमें 100 के प्लस वीडियो अब हो चुके हैं। और इस कोर्स को जितनी अगर आपने ज्वाइन किया है तो इस कोर्स को बार बार देखते रहें, बस बार बार देखते रहें। इस कोर्स से बाहर कोई हिस्ट्री का एक भी लाइन नहीं बचेगा, मेरा ऐसा मानना है। और अगर कोई डाउट है तो फिर भी ये नंबर हम व्हाट्सएप करें, अगर कोई डाउट है तो संबंधित इससे। तो और ये जो कोर्स है ये हर पेपर के लिए है। इसमें आप कोई भी नेट, जेआरएफ या किसी भी स्टेट का कोई भी कॉलेज कैडर का एग्जाम हो, सब में हिस्ट्री का, जहाँ भी हिस्ट्री आती है, किसी का एचपीएससी का हो, आरपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, एचपीपीएससी का हो, सब में ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा। तो उचित मिलान कीजिए। ये नदियाँ दी गई हैं, वैदिक काल की नदियाँ हैं। देखिए वैदिक का ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या दिया गया है, नदी सूक्त दिया गया है।
जिसमें नदियों के नाम हमें मिलते हैं। तो सबसे कुंभा का प्राचीन नाम था काबुल। पुरुषनी का रावी, यहाँ पर दसरा के युद्ध हुआ था ना। सदानीरा का गंडक, और सतलुज का सतलुज। ठीक है, ये बात आपने देख लिया। इसके अलावा कुंभा, जो कुंभा कुर्रम, इसको कुर्रमी बोलते हैं, ये नदियां कहाँ है? ये कुंभा, कुर्रम, गोमती, गोमल, गोमती, गोमल, और एक नदी का नाम है सुवास्तु स्वात। ये 4 नदियां कहां पर हैं? ये अफगानिस्तान में है। क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। इनकी जो लोकेशन है वो अफगानिस्तान, जो आर्य क्या करती हैं, आर्यों का संबंध मध्य एशिया या अफगानिस्तान के साथ दर्शाती हैं, है ना। तो इसके अलावा जो कुछ और नदियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनमें अस्कनी को चिनाब कहते हैं, ठीक है। विचता को झेलम, और विपाशा को व्यास, और दिरसादती को गग्गर, ठीक है, घग्गर, और ठीक ठीक है। और इसमें सरस्वती नदी, नदी सूक्त में जो है, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी कहा गया है ना। सबसे पवित्र माना गया है, इसको नदीत्मा कहते हैं, है ना। और जब राजसूय योग होता था ना, यज्ञ में क्या होता था, राजा को 17 नदियों के जल से स्नान किया जाता था, करवाया जाता था राजा को। सत्रह नदियों के जल से। ठीक है, 17 नदियों के जल से स्नान करवाया जाता था, जिसमें पहला जल सरस्वती का होता था। ठीक है, पहला जल किसका होता था? सरस्वती का होता था, है ना। और सरस्वती और दृशादती जो नदी थी, इनके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता था? बीच का क्षेत्र मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त, ठीक है। और ऋग्वेद में पर्वत के जो नाम मिलते हैं ना, कौन से हैं पर्वत? एक हिमालय और मंजुवत, ठीक है। और मुरुस्थल के लिए क्या जिक्र मिलता है? धनव, धनव शब्द मुरुस्थल के लिए है ना। नदी सूक्त में पहली नदी, जो नदी सूक्त है ना, पहली नदी कौन सी है?
गंगा, ठीक है। और अंतिम नदी गोमती, ठीक है। ये नदियां हैं। समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ? 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 1, ये 20 का उत्तर हुआ। लिख लेना, अपने नोट्स तैयार होने चाहिए साथ साथ में। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थलों में शाक्यों के द्वारा कहां पर स्तूप बनवाया गया? शाक्य, देखिए जो बुद्ध है, बुद्ध के जो अवशेष थे उनको लेकर झगड़ा हो गया, बुद्ध के अवशेषों को लेकर झगड़ा हुआ था, पर द्रोण नामक ब्राह्मण ने के की मध्यस्थता से कितने उसमें बांटा गया इनको अवशेषों को, बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में। किस किस को मिला इसमें? मगध के अजातशत्रु, अक्षत्रिय होने के आधार पर, ठीक है, मगध के अजातशत्रु को मिला। कपिल वस्तु के साथ शाक्य, शाक्य क्योंकि बुद्ध खुद था। शाक्य कुल से था। और वैशाली के लिच्छवी गण, और पावा के मल, है ना, कुशीनारा के मल, यहाँ बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ था ना। उसके बाद रामग्राम के कोलिय, और वेट द्वीप के ब्राह्मण, ठीक है। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन रह गया? एक कौन बच गया भाई? कपिल वस्तु, 6 7, एक कौन बचा? एक को, एक सेकंड, दिमाग में नहीं आएगा ऐसे तो नहीं आएगा, ले आते हैं, फिर भी हम छोड़ते नहीं किसी को। एक कौन बच गया? हम्म, हम्म, हाँ, अल्पकल्प के भूली,
ठीक है, ये बचा। तो इन सांख्यों ने सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ बनवाया? पिपरावा में स्तूप बनवाया था, सबसे प्राचीन स्तूप था ये ना। ठीक है, लुम्बिनी क्या था? ये बुद्ध का जन्म स्थान था। यहां पर अशोक ने 20वें वर्ष यात्रा की। रूमंदेई अभिलेख लिखवाया है यहाँ पर, रूमंदेई। है ना, जिसको आर्थिक अभिलेख कहते हैं ना। क्या कहते हैं इसको? आर्थिक अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें राजस्व को 1/6 से 1/8 किया गया था। है ना। निगलवा सागर कब गया था? निगलवा सागर 14वें वर्ष गया था अशोक, और बोध गया 10वें वर्ष। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इसमें मेन। तो ये आपको समझ में आया होगा ना। और जो ये सब कुछ ये लोग लेके चले गए, बट गया, तो लास्ट में कौन पहुंचे? लास्ट में एक पार्टी थी पिपलीवन के मौर्य, लास्ट में पहुंचे थे। पिपलीवन के जो मौर्य थे, है ना, अंत में पहुंचे। उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें अंगारों से ही संतोष करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपका पूरा होता है। चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये प्राचीन नाम है और अब के नाम है। ये पुष्कलावती का नाम, पुष्कलावती को क्या बोलते हैं? चरसद्दा, है ना। क्या बोलते हैं? पुष्कलावती, पुष्कलावती को बोलते हैं चरसद्दा। और साकल को सियालकोट, है ना, सियालकोट। ये सियालकोट किसकी राजधानी थी? मिनांडर ने राजधानी बनाया इसको ना। ठीक है, मिनांडर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और इसका वर्णन किस में है? मिलिंद वनों में वर्णन है। ठीक है, ताम्रलिप्ति, तामलुक, है ना, फायन ने जिक्र किया, फायन ने वर्णन किया इसके बारे में, यात्रा की इसकी ना। मौर्य काल में की भाई, मौर्य काल की भी प्रमुख बंदरगाह थी। ठीक है, ताम्रलिप्ति। और ताम्रलिप्ति अशोक जो है संघमित्रा को छोड़ने के लिए, जब संघमित्रा श्रीलंका नहीं जा रही थी आज छोड़ने के लिए, ताम्रलिप्ति तक गया था। उसके बाद है विजयपुरी। विजयपुरी, ये विजयपुरी धरणीकोट, धरणीकोट तो अमरावती को कहते थे, है ना, अमरावती को कहते थे धरणीकोट को। ये सातवाहनों का
प्रमुख नगर था, सातवाहन काल का है ये। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हुआ, ये मैच नहीं है। निम्न अभिलेखों में से कौन सा अभिलेख अशोक की धर्म विजय की जानकारी देता है? धर्म विजय, अशोक की धर्म विजय की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? देखिए, अशोक की धर्म विजय किसको कहते हैं? दक्षिण विजय को कहते हैं ना। ठीक है, वो कौन सा देता है फिर? 13वां ना, इसमें दक्षिण विजय क्यों कहते हैं कि 13वां में क्या है कि इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है ना। उसने अब छोड़ कह दिया था, क्या कह दिया था कि अब आगे से क्या होगा, अब दोबारा ये हम हथियार नहीं उठाएंगे, अब धर्म के आधार पर विजित किया जाएगा। मतलब केरल के बाद क्या कहते हैं, ये कह इसको यहाँ से केरल के बाद हम कलिंग के बाद अशोक ने अपना उद्देश्य धम विजय का बना लिया था, और अब वो कहता है कि अब धर्म के आधार पर ही लोगों को जीता जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें में ना। और 5 सीरियाई शासकों का वर्णन है, 5 विदेशी शासकों का वर्णन है। ठीक है, 7वें विलेख में क्या है? इसमें 7वें विलेख में सभी संप्रदाय सभी जगह निवास करें, ये कहा गया है। सभी संप्रदाय सभी जगह निवास करें, है ना। सभी संप्रदाय सभी जगह निवास करें। और उसके बाद दूसरा है, दूसरा में प्रत्यंत राज्य हैं, प्रत्यंत राज्यों का उल्लेख है। सीमांत राज्य मतलब इसमें कौन कौन है? इसमें पांड्य, इसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र चेर, है ना, आदि, है ना। इसमें दूसरे में पशु बलि पशु चिकित्सा का वर्णन भी है। पशु व मानव चिकित्सा के प्रबंध का वर्णन है ना। और मध्यकाल में ये काम कौन करता है? मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और जहांगीर, ये दो करते हैं मानव चिकित्सा का प्रबंध ना। बारहवां शिलालेख में सहिष्णुता की वो है, सहिष्णुता मतलब सभी धर्म एक दूसरे के प्रति सहिष्णु रहे, टोलरेट। ठीक है, तो ये था। और अशोक पहला शासक है, पहला भारतीय शासक
अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करता है जो। ठीक है, जिसकी प्रेरणा उसको कहां से मिली थी? उसने दारा से ग्रहण किया था। ठीक है, संख संवत और विक्रम संवत में कितना अंतर है? संख संवत और विक्रम संवत, संख संवत 78 एडी का है और विक्रम संवत है 57 बीसी का। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 78 प्लस 57 बीसी है जो 135 है ना, क्योंकि ये बीसी में है और ये एडी में है, 135 आया उत्तर हमारा ना। और अगर कई बार ये पूछ ले कि गुप्त संवत व संख संवत में कितना अंतर है? गुप्त संवत 319, संख संवत 78, अंतर हो गया 241 वर्ष का है। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये दोनों एडी एडी हैं तो घटेंगे ये ना, ये भी एडी है ये भी एडी, तो ये गुजर चुका है तो इसमें ये घट जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई होगी आपको बात। निम्न में से योद्धियों की टकसाल कौन सी थी? योद्धे जो हैं, पाणिनि ने इनको क्या कहा है? इनको क्या बोला है? आयुधजीवी। ठीक है, पाणिनि ने क्या लिखा था? अष्टाध्यायी लिखा था ना। ठीक है, और इनकी जो टकसालें थी वो रोहतक, सुनेत, सहारनपुर, है ना, देहरादून, लुधियाना, कांगड़ा, है ना, आदि स्थानों पर थी ना। ध्यान रख लेना।